बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फ़िज़ा है मेरा नाम। यूर वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। नाज़रीन, हम आपको खुशामदीद कहेंगे। ईद का तीसरा दिन है और बैक टू माय मॉर्निंग शो। ज़बरदस्त ईद गुजरी, ज़बरदस्त हमारे रमज़ान माशाल्लाह से सबके, आई होप आप सबके भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। और नाज़रीन, अब हम हमारी बैक टू दी रूटीन विच वी वर फॉलोइंग, हम उसको अब दोबारा फॉलो करेंगे। आज भी ईद है, इसलिए ईद मुबारक पहले तो। और हम अब जो कुछ, जैसे जो कुछ गुजार चुके हैं, जो कुछ खा चुके हैं, जो कुछ हमने पिया है, जो नोश किया है, अब ज़रा उसकी फ़िक्र गौर में हम आ जाते हैं। असल में रमज़ान में ये होता है, हम सुबह सहरी करते हैं, सारा दिन भूखे पेट रहते हैं, ठीक है, शाम को फिर हम इफ्तारी कर रहे होते हैं, फिर अचानक ईद आ जाती है, हम फिर वो खाना खाना शुरू कर देते हैं जिसके बारे में हम एक महीने में सोचते भी नहीं। हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम दिन के टाइम में कुछ नहीं खाएंगे, ठीक है, फिर अचानक से ये जो ईद आती है और इसमें बस पता चलता है कि सुबह नाश्ते में वैरायटियाँ आ गई हैं, फिर शीर खोर में आ गए हैं, फिर केक आए हुए, मेहमान मिलने आए, फिर ठीक है फ्रूट चाट, फिर पता नहीं क्या क्या चीज़ें, जो जो पूरियाँ, हलवे, पराठे, अंडे। फिर हमें ये पता होता है कि जो दोपहर है उसका भी खाना खाना है। अभी मैदा हमारा फुल हुआ ही था, जो एक मैदे की शॉपर होती है वो फुल ही थी। उसके बाद हमें फिर दिन में आलू गोश्त, फिर बिरयानी, तो फिर दाल चावल, पर ये क्या कुछ हमें समझ होता है कि ये बस खाना है और उसको भी फिर मैदे की शॉपर में डाल देना। फिर दोपहर का खाना खा के एक सुस्ती, काहली और नशा लोगों को सूझ जाता है, फिर जाके कुछ सो जाता है, या फिर उठ के फिर उसके बाद जैसी होश होता है तो फिर दिमाग में होता है यार दोस्त यारों को फ़ोन करो, निकलो यार बाहर कहीं खाने पे चलते हैं, ठीक है। या फिर शाम को औरतें उठ के फ़ोन कहती हैं कि यार चाय के साथ कुछ होना चाहिए। भाई चाय के साथ भी कुछ होना चाहिए। फिर कहा यह जाता है वो तो हल्का फुल्का होगा जो कुछ होगा, मतलब अपनी तरफ से तो टिश्यू तल के जैसे खा रहे हो ना, कुछ होता ही होता है उसमें भी। कोई केक होता है, कोई दालसियो होते हैं, ठीक है, कोई रबड़ी होती है, कोई खीर होती है, कुछ ना कुछ लाउज़मात होते ही होते हैं। पर रात का खाना, फिर रात के खाने में भी फिर रोटियां, नान, फिर कहते हैं नहीं यार कौरमा बना है, नान अच्छा लगेगा, यार खमीरी लगवा दो, ठीक है। इस तरह पूरा खा शा के सैलड वैलड, प्लेट प्लेट, चटनियाँ शटनियाँ सब कुछ। उसके बाद रात को लेट जाग गए जगह में मेहमानों के साथ, पिज़्ज़े पूज़े, शौरमा पौरमा, और रात के 2 बजे पहुँचे हुए होते हैं कहीं, कहाँ, हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल में बेचारे डॉक्टर साहब फंसे हुए होते हैं, उनकी रातों की ड्यूटियाँ लगी होती है, जबकि उनको पता है ये जो केस आए ना ये किसी काम के नहीं है। और वो केस वो सारे ही होते हैं कि उनको गैस चढ़ी होती है दिमाग को, किसी को ब्लोटिंग हो रही होती है पेट में, वो कहते हैं हम कमरे से बाद में बाहर आते हैं, पेट हमारा पहले बाहर आ रहा है क्योंकि ब्लोटिंग हुई हुई है। किसी को सीने में जलन हो रही है, ठीक है, अपनी तरफ से सारे नुस्खे आजमाने के बावजूद सबकी बेचैन हालत है। तो इसके ऊपर बात करेंगे आज। डॉक्टर उस्मान नईम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि जो गलतियां हम कर चुके हैं और जो कर रहे हैं अभी भी स्टिल गोइंग ऑन, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं तो वो हमें बता सकेंगे इसको ठीक कैसे करें। अस्सलाम वालेकुम। ओवर टू यू सर। अच्छा, रमज़ान में, ईद पर या नॉर्मल डेज़ में खाने पीने के मामले में जो बड़ी गलती है वो 3 किस्म की है। एक तो हम ज़्यादा खा लेते हैं, एक गंदा खा लेते हैं और एक बार बार खा लेते हैं। इन 3 गलतियों को अगर हम सुधार लें तो मैदे और जिगर के मसाइल हो ही नहीं सकते। मैदे के मसाइल हैं जैसे तजाबियत है, अफारा है, IBS है, पेट में दर्द जलन है, फैटी लिवर है, जिगर का फैटी लिवर की वजह से सिकुड़ना, उसकी वजह से अल्सर बनना, खून की उल्टी आना और हत्ता के पेट में पानी भी पड़ जाना। ये सारे जो मसाइल हैं इनको बहुत हद तक अगर फैटी लिवर के साथ रिलेटेड है तो 3 किस्म की आप अपनी चीज़ें बेहतर कर लें तो उससे हो सकता है। नंबर 1, बार बार नहीं खाना। नाश्ता किया है, जब तक भूख नहीं लगती दोबारा खाना नहीं खाना, वो चाहे 11 बजे लगे, चाहे 2 बजे लगे, चाहे शाम को 5 बजे लगे, चाहे अगले दिन लगे। मगर मेरी बात से ना, जिनको खाना देखकर ही भूख लग जाती है फिर उस खाने को देख के क्या करें? भूख लगे तो खा लें, भूख नहीं लगी, सिर्फ आदतन खा रहे हैं या रूटीन की वजह से खा रहे हैं तो फिर नहीं खाना। अच्छा, समटाइम्स पता नहीं लगता आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही, समटाइम्स सिर्फ चाह होती है, एक चीज़ की चाह है, भूख नहीं है। ये डिफ्रेंशिएट कैसे करना है कि नहीं, क्रेविंग तो वो है ना कि कुछ चीज़ खाने का दिल कर रहा है, बस दिल कर रहा है और समथिंग यू नो उसकी भूख नहीं है, क्रेविंग भी इस करीब करीब, बट चाह ये कि भाई क्रेविंग नहीं है, ठीक है, चाहत है कि मैंने ये भी खाना है, मैंने लेबनीज़ भी खाना है, मैंने वो भी खाना है, मैंने पिज़्ज़ा भी खाना है, मैंने शौरमा भी खाना है, मगर वो जो भूख है ना वो नहीं है, ठीक है, क्रेविंग भी नहीं है। अच्छा, उसका बड़ा आसान सा जवाब है, जब आपको भूख लगी होती है तो आप लवाज़मात से
खाली हो जाते हैं। फिर आपको खाना गर्म नहीं चाहिए, बहुत अच्छा पका हुआ नहीं चाहिए, अपनी मर्जी का नहीं चाहिए। जब भूख लगी होती है तो तब आपको मर्जी की चीज़ नहीं चाहिए, भूख लगी है तो आपको खाना चाहिए होता है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने पहचान बताई। अगर फ्रिज खोल के भी बंदा ठंडा खा लेता है, सही कह रहे हैं, हाँ होता है अमूमन। जब आपको भूख लगी होती है तब तमाम लवाजमात खत्म हो जाते हैं, तब सिर्फ आपको खाना चाहिए होता है, जो कि अच्छा एक तो बार बार नहीं खाना, जब भूख लगी है तब भी खाना। दूसरा इसमें असूल ये है कि गंदा नहीं खाना। एक ज़िंदगी का असूल बना लें कि आपने एक टाइम का खाना दूसरे टाइम नहीं खाना। हाँ, सिर्फ जो फर्मेंटेड फूड्स हैं वो आप दूसरे टाइम खा सकते हैं, जैसे दही है, लस्सी है, या किमची वगैरह का आजकल जिक्र है, अचार है, इस तरह की चीज़ें जो फर्मेंटेड हैं, जो अच्छे बैक्टीरियाज को प्रमोट करती हैं गट में, वो आप दूसरे टाइम खा सकते हैं। मगर अगर सपोज आलू गोश्त अच्छा पका हुआ है दिन में मज़े का और वो बच जाता है, वो रात के खाने में भी इस्तेमाल होना है, तो क्या अगर रात को नहीं खाएं वो आलू गोश्त? मजबूरी की हालत है तो खा लें, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस सुबह का पका रात नहीं खा सकते। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि ताज़ा खाना खाएं। तो 2 टाइम तो किचन में जुटना मुश्किल हो जाएगा। टाइम टेकिंग कितना होता है औरतों के लिए, वैसी औरतों पे कितनी जिम्मेदारी है। मोस्टली औरतें यही करती हैं, खाना पकाती हैं, फ्रिज में रख लेती हैं और उसके बाद फिर दिन का खाना जो है वो जो बच जाता है वो रात को पहले खिलाया जाता है। अमूमन हमारे घरों में, ये लोगों के घरों में तो ये है ना रिवाज कि पहले स्टाफ को खिला दो जो बचा हुआ खाना है, ठीक है, मगर वैसे जो सही मिडिल क्लास लोग हैं वो तो खुद भी खाते हैं। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें हैं कि एक आइडियल सिचुएशन है और एक मजबूरी की हालत। आपने घर जाना है, आपको अगर कोई अच्छी गाड़ी मिले, आपके ड्राइवर हो तो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इन ड्राइव भी हो तो चली तो जाएंगी ना, या इसका कोई ई टैक्सी हो, कोई ऐसी चीज़ हो, घर तो बंदा पहुंच ही जाएगा। इसी तरह काम तो पूरा हो जाएगा। लेकिन हम आइडियल सिचुएशन की बात करें तो आपको ताज़ा खाना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स देता है, ताज़ा खाना अच्छा हजम होता है, उसके ख़राब होने के चांसेस नहीं होते, उससे बीमार होने के चांसेस कम से कम होते हैं। मगर ऐसा क्या हो जाएगा अगर उसको फ्रिज में रख दिया, आलू गोश्त बच गया, कौरमा बच गया, हमने उसको फ्रिज में रख लिया, उससे ख़राब होने के चांसेस हैं। मगर ख़राब नहीं हुआ तो? खराब नहीं हुआ तो ले सकते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम एक ताज़ा गोश्त है, एक 4 दिन बाद का गोश्त है या कुछ अरसे बाद का गोश्त है, न्यूट्रिएंट्स उसमें से कम होते जाएंगे। तो वैसे भी जब हम पकाते हैं, हाँ, उससे पहले जब कटवा के लाते हैं, ठीक है, अब सुबह सुबह बकरा ज़िबा हुआ है, पहले उसके हमने उसको देखना है कि ये ज़िबा हो रहा है कि नहीं हो रहा, आज ही हो रहा है कि नहीं, जैसे भी जो पहचान है, कटवाया गोश्त लेकर आए, तो वो ताज़ा तो वैसे भी नहीं पक रहा, दिन की हांडी में पक रहा है, सुबह का कटा हुआ गोश्त नहीं वो तो ताज़ा ही है ना, अभी उसे फ्रिज में तो नहीं ना रखा। नहीं, फ्रिज में रखे से पहले तो ताज़ा ही है। अच्छा, कोई भी चीज़ फ्रिज में रखने से पहले वाली? बेसिकली एक असूल है, सब्जी हो, फ्रूट हो, गोश्त हो, जो भी हो, जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यूज कम होती जाती है। अच्छा, फ्रिज है उसे कंजर्व करती है, बैक्टीरिया नहीं बनने देती, खराबी के अमल को थोड़ा डिले कर देती है। फ्रीजर है और ज्यादा डिले कर देता है। इसी तरह उसे नमक लगा दें या सिरका लगा दें, बैक्टीरिया खत्म हो जाए और डिले हो गया। लेकिन उसमें जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, फाइटोकेमिकल्स हैं जिन्होंने एंटी एजिंग का काम करना है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए आइडियली यही है, ताज़ा हो, फ्रेश फ्रूट, फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश मीट, ये सबसे अच्छी वैल्यू देते हैं। हाँ, सुबह का शाम को खा सकते हैं, हाँ खा सकते हैं, उसमें कोई बहुत ज़्यादा मुजायका नहीं है, लेकिन अच्छी प्रैक्टिस क्या है, उसी टाइम जो पके वो खाएं। 2 चीज़ें हो गई, एक तो आपने बार बार नहीं खाना, जब भूख लगनी है तब खाना है, दूसरा ताज़ा खाना है, और तीसरा अपनी प्लेट को आपने डिवाइड करना है इस तरह कि उसमें हर चीज़ आ जाए। अब हमारी देसी जो प्रैक्टिसेस हैं वो सारी की सारी कार्बोहाइड्रेट रिच हैं, बस मीठा खाएंगे वो भी कार्बोहाइड्रेट, रोटी या चावल की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होता है, गोश्त, अंडा, मुर्गी, मछली हम कम खाते हैं, आलू ज़्यादा खाते हैं, इसके कार्बोहाइड्रेट। जैसे ईद की अब सारी डिशेस देख लें, शीर खुरमा है, सवैयाँ हैं, दालों में भी होता है, दालों में प्रोटीन्स अच्छी हैं, प्रोटीन, दाल, लोबिया अच्छा है, इसी तरह उबले हुए अंडे अच्छे हैं। अगर हम उसे मिक्स कर लें, एक हम प्लेट अगर लेते हैं उसे 4 हिस्सों में डिवाइड करें, 50% उसमें फ्रूट वेजिटेबल्स, 25% कार्बोहाइड्रेट्स और बाकी प्रोटीन, या अगर आपने इसे शफल करना है तो 50% प्रोटीन्स लें, कार्बोहाइड्रेट्स आप 25% लें और 25% फ्रूट या सब्जियां ले लें। लेकिन हमारे यहाँ 75% रोटी या चावल होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट है, उसके अलावा एक आधी बोटी होती है और उसके साथ भी आलू होता है। अगर आप इस चीज़ को शिफ्ट कर लें, फ्रूट, वेजिटेबल्स और प्रोटीन की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, कार्बोहाइड्रेट की तरफ, चावल की तरफ, आलू की तरफ,
ध्यान कम दें या कम इस्तेमाल करें तो आपको मैदे और जिगर के मसाइल में से 80 से 90% बेहतरी आ जाएगी। अच्छा, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करेंगे हम। मैदे के हिसाब से जो हमारी जो गट हेल्थ है, हमारे पेट का जो आलम है, हमारे सीने की जो जलन है, जो हमारे जो मसाइल अभी ईद के बाद हमें चल रहे हैं, वो हम सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। आ जाए। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। अच्छा, अब हम ये पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ईद के खानों में स्पेशली एहतियात करने की ज़रूरत है? पाकिस्तान में हर तीसरा बंदा फैटी लिवर का शिकार है। शुगर में पाकिस्तान दुनिया में लीड कर रहा है परसेंटेज के लिहाज से। ब्लड प्रेशर के काफ़ी मरीज़ हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो तकरीबन सबको एहतियात की ज़रूरत है। कम खाएं। अच्छा, कैलोरीज अपनी थोड़ी रिस्ट्रिक्ट कर लें। शुगर वालों को मीठा कम लेना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा एहतियात है। फैटी लिवर वालों को अनफॉर्चुनेटली हमारी जो प्रैक्टिसेस होती हैं अमूमी तौर पे रमज़ान में या ईद पे, वो फैटी लिवर को ख़राब कर देती हैं। अब दुनिया में जो लिवर ट्रांसप्लांट की नंबर 1 इंडिकेशन बनने जा रही है वो फैटी लिवर की वजह से जिगर का सूजना। और हम इसे अल्ट्रासाउंड में कोई कहता है कि फैटी लिवर का, तो चलो ये तो सबको ही है, उसे सीरियस नहीं लेते। पाकिस्तान में भी 2030 के बाद ये नंबर 1 इंडिकेशन बन जाएगी लिवर ट्रांसप्लांट की, कि फैटी लिवर ट्रांसप्लांट तक आपको पहुंचा सकता है। और उसमें प्रॉब्लम यही है कि हम खाते हुए सोचते नहीं हैं कि इसे हमने कंज्यूम भी करना है। हम इंजॉयमेंट के लिए खा रहे हैं, हम सिर्फ इसलिए खा रहे हैं हमें खाना अच्छा लगता है। ये नहीं हम सोचते कि जो चीज़ हम खा रहे हैं इसका इफ़ेक्ट क्या है। लोगों की मिथ्स बहुत ज़्यादा है। मेरे पास कल एक पेशेंट आया और उसे जिगर का मसला था, फैटी लिवर और ये वो सारे प्रॉब्लम थे। तो कहता मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही थी, मैं जाके कल एक बोंग का बड़ा प्याला पी के आया हूँ। तो अब बेसिकली लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि भाई ये अगर तेरी बीमारी ठीक नहीं होगी तो ये बोंग ने फ़ायदे की बजाय नुकसान करना है, ये बोंग बम बन जाता है, ये प्रॉब्लम्स हैं। इसीलिए हमें पाकिस्तान में एजुकेट करना है कि खाना पीना इंजॉयमेंट नहीं है। खाएं, ज़रूर खाएं, लेकिन जब भी खाएं तब आपको भूख महसूस हो तो खाएं, वरना ना खाएं, वरना ये आपके फ़ायदे की बजाय नुकसान दे रहा है। तो एहतियात की ज़रूरत सबको है। शुगर वालों को बहुत ज़्यादा है, फैटी लिवर वालों को बहुत ज़्यादा है। मैदे की तजाबियत वाले हैं, वो खाने के बाद 2 घंटे लेटे ना, खाने के बाद 2 घंटे पानी ना पिएँ। और ख़ास तौर पे शोरबे वाली चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी अगर आपको मैदे की तजाबियत का इशू है। अगर मैदे का अल्सर है तो फ्राई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी। और ऊपर जो मिर्च मसाला कच्चा डलता है, वो चाट मसाला हो, वो खड़ा मसाला हो, वो हरा मसाला हो, जिस किस्म का भी मसाला होगा वो मैदे की सेहत को ख़राब करेगा। अक्सर लोग जो ईद के दौरान हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो या गंदा खाने की वजह से होते हैं या ज़्यादा खाने की वजह से होते हैं। अच्छा, सेहत बख्श प्लेट जो है, अगर किसी इंसान ने अब अपना प्लेट डिसाइड करना है कि मैंने ये सब कुछ खाना है, उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो होनी चाहिए एक सेहत बख्श प्लेट में? सेहत बख्श प्लेट का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहा है। पहले हम अज्यूम करते थे ये कार्बोहाइड्रेट है जैसे रोटी वगैरह, ये मीट है, ये प्रोटीन है, ये फैट्स हैं, गुड फैट्स हैं, बैड फैट्स हैं। लेकिन अब इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहे हैं, वो फ्रूट, वेजिटेबल्स, प्लांट प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। अच्छी प्लेट वो होती है जिसमें 50% फिल हो सब्ज़ी और फ्रूट के साथ। फ्रूट से फाइबर मिलेंगे, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, फाइटोकेमिकल्स मिलेंगे। अच्छा, ये सारे एंटी एजिंग भी हैं, ये आपकी सेहत भी बहाल करते हैं, ये आपको सुबह एक किक स्टार्ट देते हैं। मतलब सुबह उठते हैं, वो कमज़ोरी है, पता ही नहीं लग रहा, आधा काम दिमाग काम कर रहा है, आधा नहीं कर रहा, आंखें बंद हो रही हैं, या ना 12 बजे के करीब जाके थोड़ा पता लगता है अच्छा दिन शुरू हो गया है। तो सुबह के टाइम अगर आपने स्टार्ट लेना है, और उसकी वजह क्या, आप कार्बोहाइड्रेट सारे खा के चले जाते हो। दलिया खा लिया, दलिया हम बड़ा सेहतमंद समझ के खा लिया, साथ चाय पी ली, साथ मीठा कोई चीज़ ले ली, इंसुलिन की स्पाइक आई, ग्लूकोज बढ़ा, इंसुलिन बढ़ी और एकदम से गिर गई। तो आप सारा दिन सो रहे हो, गनूदगी में चल फिर रहे हो। तो फ्रूट वेजिटेबल 50%, 30% उसमें प्रोटीन ले लें, गोश्त ले लें, अंडा ले लें, उबले हुए अंडे ले लें, ऑमलेट बना लें, और उसके साथ थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट लें, छोटी सी रोटी ले लें, थोड़े से उबले चावल ले लें। इस तरह की ये एक अच्छी प्लेट है।
अच्छा, रात को खाने के बाद अमूमन लोगों ने अपनी चूरन रखी हुई है, फक्की चूरन, आपको पता है वो लोग बैठ के खा रहे होते हैं। चूरन वाकई फायदे करता है, कुछ हाजमा ठीक करती है? चूरन की जरूरत क्यों पड़ती है, असल मसला ये है ना। मगर चूरन काम करती है, ये तो बता दें। ऑब्वियसली काम करता है, ये सारी मेडिसिन उधर से इवॉल्व हुई है। चूरन में क्या है, प्रोमोटिलिटी है, जो आपको जो हाजमा मैदे के अंदर जो खुराक है उसे पुश करके आगे भेज देगा। अच्छा। लेकिन मसला ये है कि जब आप खुराक अपनी जरूरत से ज्यादा लेंगे, मैदे से तो आगे पुश कर दी, लेकिन आगे जाके जो फैट उसका जिस्म में जाना है, जो उसके केमिकल्स जिस्म में एब्जॉर्ब होने हैं, उन्हें किसने कंज्यूम करना है? एक्सरसाइज तो कर नहीं रहे, उसे सिर्फ मैदे से पुश कर दी, आपको एक दफ़ा फील आ गई, चलो बस ठीक है। लेकिन पेट के ऊपर चर्बी जमा होगी, जिगर के अंदर चर्बी जमा होगी, एक्सेसिव खाया हुआ ना। चूरन की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिर्फ इसलिए कि खा बहुत लिया था उस टाइम, ये नहीं सोचा था अब इसका क्या करना है। उस टाइम सिर्फ मज़ा आ रहा था, खा लिया। अब वो जब आगे चला गया, आगे जाके जिस्म में गया, कोलेस्ट्रॉल उसने बनाया। कोलेस्ट्रॉल तो चूरन ने नहीं सही करना ना, वो तो फिर बाईपास करवाना पड़ेगा। इसलिए चूरन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इतना खाएं कि चूरन की ज़रूरत ना पड़े। अच्छा, कुछ लोग खाना खा रहे होते हैं प्लेट में, ठीक है, अब जैसे ही खा रहे होते हैं तो उनको समझ आ जाता है कि उनकी भूख ख़त्म हो गई है, वो रुक जाएंगे। मगर कुछ लोग जो है ना, जब खाना खा रहे होंगे उनकी भूख ख़त्म नहीं होती, वो 6-6, 7-7, 8-8 रोटियाँ खाएंगे, उनकी भूख नहीं ख़त्म होती। अब उनके मैदे में इस हिसाब से कोई इशू है, उनको कोई बीमारी है, कोई दिमागी मर्ज है क्या, कोई प्रॉब्लम चल रही है उनकी सेहत? भूख खत्म हो जाती है, जी नहीं भरता। जी, ये नहीं भरता। ये जो हमारे जी जो है वो कहाँ लगा हुआ है, हम भी समझ नहीं आता, ये हमारे मैदे के इर्द गिर्द कहीं है जी। प्रॉब्लम हमारा सिर्फ ये नहीं है, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ एक ही इंजॉयमेंट दी गई है, वो सिर्फ खाना है, और सबसे सस्ती इंजॉयमेंट यही है। इसलिए जब हमने अपने आप को डोपामीन देनी होती है तो हम अपनी पसंद का खाना खा लेते हैं, दैट्स इट। अब इसके अलावा हमारे पास कुछ है नहीं, हमें अच्छा, ज्यादा खा के नींद भी आती है डॉक्टर साहब? हाँ, सुस्ती, काहिली, तो मेरे की हाथ उठाते उठाते ऐसा लगता है ऐसे नशाई है कि वहाँ रखते हुए मुसीबत, और फिर उसके बाद सो जाएंगे, ऐसे सो जाएंगे फिर। अच्छा, उस नींद की खराटे भी अजीब किस्म की होती हैं, वो ऐसा लगता है ट्रॉला जा रहा है, कोई खटारा ट्रॉला। असल में जब आप बहुत ज़्यादा खा लेते हो तो सारा ब्लड फ्लो मैदे की तरफ आ जाता है। अच्छा। दिमाग को नहीं जाता, जिस्म को नहीं मिलता, जिस्म में से हिम्मत एकदम खत्म हो जाती है। ऑक्सीजन का भी मसला होता है कोई? नहीं, ऑक्सीजन का मसला नहीं है, ये बेसिकली फ्लो जो दिमाग की तरफ जाना था, जो पूरी बॉडी में फैला हुआ था, कंसंट्रेट हो जाता है मैदे की तरफ, क्योंकि उसके लिए तो इमरजेंसी बन गई ना, इतना खाना भाग गया, हजम कैसे करना, इसलिए वो पूरी बॉडी की मशीनरी उस तरफ फिक्स हो जाती है। अच्छा। तो बाकी और कोई काम होता नहीं है। इसलिए पाए सुबह खा के, जो नान 2-3 खा के, पाए खा के, फिर 6-6 नान खा के लस्सी पी लेते हैं, वो सारा दिन कुछ नहीं कर सकते। नान चने अब बेसिकली हमें एक काम करने की ज़रूरत है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है कि हेल्दी फूड है क्या। हमें बहुत ज़्यादा मिथ है। अच्छा, किसी को कहेंगे आपने फ़ैट नहीं लेनी, वो कहता मैं तेल नहीं खा रहा, मैं देसी घी पे शिफ्ट हो गया हूँ। भाई, एक्सेस में देसी घी भी तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। तो अच्छा, लोग तो कहते हैं कमजोरी हो रही है, देसी घी के पराठे खाओ, नहीं हो रहा तो देसी घी दूध में डाल के पी जाओ, ऐसे चम्मच खा लो। मैंने आपको बताया नहीं, वो बोंग का पूरा प्याला खाया। हाँ, तो देसी घी क्या कर रहा है अंदर जाके? वो जितना हम देसी घी पेट के अंदर डालेंगे, मैदे में डालेंगे, तो क्या इसका मतलब कि हमें कोई ताकत मिल रही है, कोई ऐसी एनर्जी मिलती है कि जब वो मैदे में जाएगा तो अपना कोई काम दिखाएगा? ताकत की जरूरत तब है जब उस चीज की कमी हो। पहले पेट के ऊपर चर्बी जमा हुई है, जिस्म के ऊपर चर्बी जमा हुई है, वो उतारने की जरूरत है कि और चाहिए। तो ये बताएं ना डॉक्टर साहब, मैं फिर देसी घी जाके काम क्या कर रहा होता है? देसी घी एक फैट है, एक पार्ट ऑफ न्यूट्रिएंट है, जिससे जाके अंदर जो पहले 20 किलो चर्बी है उसने 20.1 किलो कर देनी है। लोग कहते हैं कब्ज का इशू है तो देसी घी पी लो, ऑलिव ऑयल पी लो, मतलब हर तरीके से किसी तरह घी तेल पिलाना है, खिलाना है, तुसाना है। असल में हम सब कुछ चाह रहे होते हैं खा के, खाना रोक के नहीं। अगर किसी को कहते, मुझसे आके अक्सर लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब मैंने वजन कम करना, क्या खाऊं? उसे कहते हैं भाई तुमने नहीं खाना तो वजन कम हो रहा है, खा के वजन नहीं कम हो रहा। आई लाइक इट डॉक्टर साहब, पहले वजन कर। नहीं, ये देखें। अच्छा, आजकल सीमा डॉक्टर साहब पहले वजन कम करना है, क्या खाऊं? क्या खाऊं? ब्रेक लीजिएगा।
नाज़रीन, क्योंकि जोक ऑफ द डे हुआ था ब्रेक से पहले कि डॉक्टर साहब के पास लोग आते कहते डॉक्टर साहब हमने वज़न कम करना है, प्लीज़ बताइए क्या खाऊं। वो कहते खाना नहीं है, नहीं खाना, नहीं खाना, फिर वज़न कम होना है। आई लाइक इट। एनीवे, हम बात कर रहे थे रमज़ान की जो पैटर्न लाइफ होती है, रूटीन होती है, हम सुबह खा रहे फिर सो रहे फिर उसके बाद कुछ नहीं खा रहे, तो क्या इसी रूटीन को हमने फॉलो करना चाहिए पूरा साल आगे भी? इज़ इट रियली हेल्दी टू जस्ट फॉलो all of the all there? This is very difficult routine. This is very difficult to follow all of the year. अगर इतना आसान होता तो इस्लाम हमें सारे साल रोज़ा रखने का कह देता। और ये जिस्म की ज़कात निकलती है, ज़कात का मतलब है निकलना, कम होना। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में ये है कि थोड़ा थोड़ा खाएं, जब भूख लगे तब खाएं। रमज़ान में थोड़ी हम रूटीन इस तरह की हमारी हो जाती है कि हम ब्रेक लेते हैं लंबा सा, और सहरी में भी बहुत खा रहे हैं, अफ्तारी में बहुत खा रहे हैं। हाँ, सहरी और अफ्तारी आप बहुत मतवाजन कर लें तो फिर आप ये रूटीन फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं, अच्छा एनर्जी लेवल्स बहुत लो हो जाते हैं ना सारे दिन में, जब आप रोज़ा रख रहे होते हो आपकी प्रोडक्टिविटी पे थोड़ा इफेक्ट आता है। तो जो फर्स्ट टाइम है उस टाइम पे तो रखने चाहिए, बाद में भी नफली रोज़े रखे जा सकते हैं। बट ये एक मश्क है, ये तरबियत है, ये सारा साल फॉलो करना मुश्किल है। अगर इतना आसान होता तो इसको सारा साल के लिए इम्प्लीमेंट ना कर दिया जाता। अच्छा, फिर ये जो सिरप वगैरह आते हैं, गैविस्कॉन और दूसरे नाम मैं नहीं लेना चाहती, आपको पता है साशे होते हैं वाइट कलर के, कुछ पाउडर्स होते हैं जिनको पानी में डालो तो सुन करके वो ऐसे फूलते हैं और उसके बाद उसको पी लेना, ये सब चीज़ें ठीक है। और एक है उसको पीने के बाद हर कोई कहता है आराम हो गया, राय कहानी, ठीक है, कैप्सूल्स हैं, कुछ साशेज हैं, कुछ सिरप्स हैं। अच्छा, इनको अगेन जो चूरन वाली बात कि इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इनकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इनमें से कौन सी चीज़ें खुद से इस्तेमाल की जा सकती हैं और कौन सी डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करनी चाहिए, उसका बड़ा सिंपल सा असूल है। जो चीज़ें ओवर द काउंटर दस्तयाब हैं, अवेलेबल हैं, जैसे कुछ साशेज हैं, कुछ सिरप्स हैं, ओवर द काउंटर मिल जाते हैं। आप देख लें कि ओवर द काउंटर कौन से अलाउ है, वो आप खुद से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये पीपीआईज जिनकी आपने बात की, कैप्सूल्स जो इस्तेमाल होते हैं, वो अगर लंबा अरसा इस्तेमाल किए जाएँ तो उनके नुकसानात हैं, हड्डियों के मसाइल हैं, गुर्दों के मसाइल हैं, वाइटामिन्स की अब्जॉर्प्शन कम कर रहे हैं, तो इन्हें लंबा अरसा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, वो ऐसे ही है कि दीवार टूटी हुई है, सेम लगी हुई है, वो गिरने वाली है, आप उस पर पेंट करते जा रहे हो, हर दफ़ा करके छुपा देते हो, हर दफ़ा करके छुपा देते हो, और एक हद तक वो छुपेगी, एक दिन वो गिर जाएगी फिर। तो यू हैव टू मेक श्योर कि पीछे बैकग्राउंड में कोई बड़ा मसला नहीं चल रहा। एक आधी दफ़ा इस्तेमाल करना तो ठीक है, ऑन एंड ऑफ, अगर आपको 6 महीने में 2-3 दफ़ा यूज़ करना पड़ रहा है तो दिस इज़ फाइन, वो भी ओवर द काउंटर। बट अगर आपको हर अल्टरनेट डे पे या डेली यूज़ करना पड़ रहा है, देन यू नीड टू वर्क अप के बेसिक इशू क्या है। अच्छा, आप जैसे भूख की बात कर रहे थे कि जब तक भूख नहीं लगनी आपने खाना नहीं है, तो इंसान जब सुबह उठे, उसने काम पे जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, अगर बच्चे कह रहे हैं कि हमें भूख नहीं लग रही, तो फिर क्या ज़बरदस्ती उनको नाश्ता ना कराएं? अगर मियाँ कह रहा है ऑफिस जाने के लिए कि नहीं मुझे अभी भूख नहीं लग रही, मैंने नाश्ता नहीं करना, तो क्या उसको नाश्ता ना दें? या ख़ुद सुबह उठें और बड़ी लथार्जिक फील भी करें मगर भूख नहीं लग रही, मगर सुस्ती जैसे नींद की एक होती है, काहिली होती है, वो सब चल रहा है, तो क्या अगर नाश्ता करने का दिल नहीं करा, भूख नहीं है, तो फिर क्या नहीं करें? ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपने की, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि सुबह जिनको भूख नहीं लगती वो क्या करें। अच्छा, उसके 2-3 बड़ी वजूहात हैं सुबह भूख क्यों नहीं लगती। नंबर 1, रात को लेट खाया होता है। अगर आप रात को मगरिब के टाइम खाना खा लेंगे तो सुबह भूख लग जाएगी, अगर नहीं लग रही तो फिर देखना चाहिए क्यों नहीं। दूसरा, सुबह आपको एक अपने आप को किक स्टार्ट देना है कि ज़िंदगी में अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाह रहे हैं, कि ज़िंदगी में आप लोगों से आगे चले जाएं, तो सुबह का जो 4-5 घंटे सब वेस्ट कर रहे हैं उसे प्रोडक्टिव बना लें। और प्रोडक्टिव बनाने के लिए आपको किक स्टार्ट चाहिए। किक स्टार्ट का मतलब है पहले 4 घंटे आपके तवाइयाँ हों, उसके लिए आपने 3-4 काम करने हैं। सुबह उठ के 20 मिनट आप एक्सरसाइज कर लें, कोई भी एक्सरसाइज कर लें। वो एक्सरसाइज आपने कुछ खाना पीना कुछ भी नहीं, पानी ले सकते हैं। जो कहते हैं उठते के साथ ही लीटर पानी पी जाओ। नहीं, लीटर तो नहीं पिया जाएगा, हाइड्रेशन उसकी सबसे पहले आपने एक्सरसाइज 20 से 25 मिनट करनी है, पानी से भी पहले। हाँ,
पानी पे अगर आपको प्यास लगी है, एक गिलास पी पी लें। लें, अच्छा। साथ आपने एक्सरसाइज करते हुए भी थोड़ा थोड़ा तो सिप करना ही सिप है। ले सकते हैं, ठीक तो है। 1 लीटर आपने पानी ले लेना है, वो पूरे आधे घंटे में, आधे घंटे में ले लें, पौने घंटे में ले लें, नाश्ते के साथ मिक्स कर लें। और उसके बाद आपने सुबह शावर ज़रूर लेना। 3 चीज़ें हो गई, हाइड्रेशन, एक्सरसाइज और शावर। जब आप सुबह उठ के ये 3 काम कर लेंगे तो अगले आधे पौने घंटे में आपको भूख लगेगी लाजमी। अच्छा, अब जब भूख लग जाएगी तो उसमें आपने कार्बोहाइड्रेट्स अवॉइड करने हैं, क्योंकि उससे ग्लूकोज की स्पाइक आएगी, उससे इंसुलिन की स्पाइक आएगी, उससे फिर एकदम ग्लूकोज लो होगा तो आपके एनर्जी लेवल्स लो हो फिर जाएंगे। क्या खाएं? आप अंडे ले सकते हैं, आप फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट यहाँ जैसे तो बात ये की जाती है ना, अंडों को किसके साथ खाने, ये बॉयल अंडे क्या करेंगे हम खा के, चावल, क्या उसके टेस्टलेस साथ ले जिंदगी लें, गुजारें? कॉफ़ी ले लें। कॉफ़ी बड़ा अच्छा स्टार्ट देती है। अगर आप ब्लैक कॉफ़ी ले लें, फैटी लिवर भी आपका ठीक होगा, फैटी लिवर भी तो सही हो जाएगा ना। उसके अलावा जो दिल के मसाइल हैं उनके लिए कॉफ़ी अच्छी उबले है। हुए अंडे और कॉफ़ी, उबले हुए अंडे, कॉफ़ी और साथ फ्रूट्स लेना। फल भी। हाँ, और अगर आपको सूट करती है, क्योंकि पाकिस्तान में लैक्टोज इंटॉलरेंस 60% है, अगर सूट करती है तो दही ले लें। अच्छा, ये सूट करने पे। हाँ, तो ये आप इसके साथ जब आप तो करेंगे, कोई सुबह पराठा नहीं है, कोई डब रोटी नहीं पराठा, है, डब रोटी, चावल, दलिया। दलिया अगर तो फाइबर रिच है तो थोड़ा ले लें, लेकिन ये समझ के ना लें कि जौ का दलिया, जौ का दलिया ले लें, गंदम ये, लेकिन ये समझ के नहीं लेना कि ये मेरे लिए कोई बहुत अच्छी चीज़ है। ले सकते हैं थोड़ी मिकदार में, जौ उसे की ऐड कर लें। रोटी, जौ जौ का की रोटी भी ले सकते हैं, दलिया बस दूध में, फाइबर वाली पानी ले में। सकते हैं। अगर आपने गंदम की भी रोटी लेनी है, आदत पड़ी है, तो चोकर के साथ मिक्स करके लेनी है। सफ़ेद रोटी नहीं लेनी, ब्राउन रोटी लेनी है। तो सुबह एक्सरसाइज की, हाइड्रेशन हो गई, शावर ले लिया, और कार्बोहाइड्रेट कम वाला आपने वैसे तो अंडे को फेंट के उसमें सब्जियां भी हर किस्म की डाल के तो उसको बनाया जा ऑमलेट सकता है, बना लें। अंडे की रोटी बन जाती है। थोड़ी सी मेहनत है वैसे, वो फिर एक अलग ही शो हो जाएगा, मगर ये कि आपको मोटी मोटी बातों में समझा रहे हैं कि आपको अंडा, चाय, ठीक है, शास्ता नहीं लेना। हाँ, अंडे में भी ज़बरदस्ती नमक वगैरह ना इस्तेमाल करें फिर, है ना, नॉर्मल आप अपनी जरूरत के मुताबिक कर सकते हैं, तेज अपने बट के normal। हिसाब से ले सकते तो हैं। ये अगर 4 चीज़ें कर लेंगे, सुबह किक स्टार्ट मिल जाएगा, एक किक स्टार्ट मिलेगा, दूसरा आपकी खाने पीने की रूटीन भी सही होगी, और दोपहर को भूख भी अच्छी लग जाएगी। फिर आलू गोश्त खा सकते हैं? क्या चीज़? फिर आलू गोश्त खा सकते हैं दिन में? आलू गोश्त बुरा नहीं है, लेकिन ये है कि अब मुनासिब मिकदार में अब खाएं। दिन में भी आप अंडा ना तलवा लीजिएगा ना। नहीं, एक नहीं। ब्रेक के बाद दिन की डाइट पूछते हैं, फिर अब दिन में क्या करें? वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। अच्छा, अब लंच पे हम आ जाते हैं। फिर लंच किस तरीके से कर लें? अब वही बात, आलू गोश्त, असूल सिंपल सालन, है। सब्जी पड़ी है, वो कैसे खाएं? असूल सिंपल है कि आपने सब्जियां, फ्रूट ज़्यादा लेने हैं, प्रोटीन उसमें ऐड करनी है 30%। अच्छा, प्रोटीन की जो डेली की रिक्वायरमेंट है वो है अराउंड 1.5 ग्राम पर केजी पर बॉडी वेट। 70 किलो का कोई बंदा है। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग ये कहते हैं कि लंच है ही कोई नहीं, हमारी तो डाइट में लंच का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो हम लोगों ने बनाया है फजूल में 2 टाइम की रोटी है सिर्फ, सुबह और शाम। बस उस सुबह हम ज़रा कम खा रहे हैं ना, इसलिए आप दोपहर को ले सकते हैं, लेकिन भूख लगे तो लेना है। दिन में भी? हाँ, कभी भी। नाश्ते के बाद लंच कब करना है? जब भूख अब लगेगी। जितनी आपने सुबह एक्सरसाइज कराई है, भूख तो लगनी लगनी चाहिए। तो अच्छा, फिर खा ले रोटी। भूख लगना एक नॉर्मल फिनोमेना है ना। अगर भूख नहीं लगती तो फिर एक एबनॉर्मल चीज़ है, वो हमें देखना तो चाहिए। फिर खा ले रोटी। हाँ, रोटी एक ले सकते हैं आप, रोटी भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, आप जैतून का तेल भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि अपनी बॉडी की नीड्स के लिहाज से लें। अच्छा, सैलेड से हमें बड़ा डराया जाता है क्यों? कि भाई रात के टाइम, शाम के टाइम सैलेड नहीं खाना, वो तो बहुत नुकसानदेह है, हैज़ा करा देगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा और इस तरह की चीज़ें। उसमें क्या सैलेड सच्चाई से है? थोड़ी हैज़ा या फूड पॉइजनिंग होना है। वो फूड पॉइजनिंग या हैज़ा होना है बैक्टीरिया या वायरस से, वो गंदे खुराक से या बासी खुराक से होना है। वो चाहे सैलेड के थ्रू ले लें, अंडे के थ्रू ले लें, आलू गोश्त के थ्रू ले लें, या चने के थ्रू ले लें, जो भी गंदा खाना होगा उससे हैज़ा होना है। साफ खाने से हैज़ा नहीं होना चाहिए, जो भी हो। इसलिए सैलेड तो अच्छी चीज़ है। सैलेड और फ्रूट्स आप शाम 7-8 बजे तक ले सकते हैं कंप्लीट। जो बॉल हम चाहते हैं जिस तरीके का, हम उस तरीके से खा सकते हैं। अच्छा, खाना खाते के फ़ौरन बाद चाय पीने का बड़ा रुझान होता है, तकलीफ़ होती है इंसान को, बस जहनी तकलीफ़ में, कि चाय, ग्रीन टी
कावा कुछ भी मिल जाए तो वो कितना सही होता है खाना खाने के बाद। अच्छा, खाना पड़ा उसके ऊपर आप चाय उंडेल दें तो क्या सीन बनेगा? वही बनेगा जो हमारा जो पीने के अंदर बाद। बनता है। इसलिए 1 घंटे का वेट कर लें तो अच्छी बात है। अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हैं तो 1 घंटे के वक्फे के बाद चाय आप पी सकते हैं। वैसे तो आपकी चाय की रूटीन इसी तरह होनी चाहिए कि खाने और नाश्ते और लंच के दरमियान एक ले लें और एक लंच और जैसे डिनर है उसके दरमियान में ले लें। ये हम उस बेनिफिट की बात कर रहे हैं जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ लिवर डिजीज़ या ब्रिटिश एसोसिएशन ने हमें फैटी लिवर के लिए ब्लैक कॉफ़ी रिकमेंड की, तो वो हमें कब लेनी चाहिए? उसे हम अगर चाय पे शिफ्ट करें तो वो ये है कि खाने के 2 घंटे बाद, अगर हमारी रूटीन की बात करें तो सुबह 11 बजे और शाम को 5 बजे आप एक कप ले सकते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़, जैसे हम गोश्त वगैरह खाते हैं ना, अगर आप मुल्क से बाहर चले जाएं तो ये कहा जाता है कि ज़्यादातर अगर कोई जाता है तो स्टेक वहाँ पे आपको पता है बीफ के होते हैं, ज़्यादातर बीफ वाले आइटम्स वहाँ पे चीज़ें मिलते हैं, बर्गर्स बीफ के होते हैं। हमारे यहाँ पे बीफ वगैरह बहुत मुश्किल से खाते हैं, और खाते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं कि भाई अब हज़म नहीं होना, अब हज़म नहीं होना, खौफ होता है। ज़ाहिर सी बात है उधर की एक्टिव लाइफ है, वॉक करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, चलते हैं, रनिंग करते हैं। अब यहाँ पर कोई बंदा बीफ खाता है, वो जाके बिस्तर पे लेटता है, सोता है, सुबह 12 बजे उठता है, उसको सुबह उठता है तो 2-3 दिन के बाद उसको यूरिक एसिड का मसला शुरू हो जाता है। तो अब इसमें क्या इसमें 2 चीज़ें, एक तो मिकदार हम ज़्यादा खा लेते हैं, बीफ चूँकि उस तरह कॉस्ट इफेक्टिव है थोड़ा सा, तो इसलिए लोग उसे ज़्यादा खा लेते हैं। और दूसरा जो हम बनाते हैं, बीफ जो पकता है वो अमूमी तौर पे उसमें घी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे निहारी है, पाए है, अगर उसे फ्राई कर रहे हैं या सालन भी बना रहे हैं तो तरीके के साथ, तो 2 चीज़ें मिक्स हो गई हैं, एक तो बीफ और उसके साथ ऑयल मिक्स हो गया। अगर सिर्फ बीफ ले लें और ऑयल ना लें तो फिर भी उसमें कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है। अगर बीफ लेना है बहुत, अगर हेल्दी कोई आदमी है जिसे शुगर, ब्लड प्रेशर, यूरिक एसिड का मसला नहीं है, वो ले सकता है। कितना ले सकता है? 1 बोटी ले सकता है जो कि तकरीबन 50 से 60 ग्राम की हो। दूसरा वो उबली हुई हो या एयर फ्रायर में बनी हुई हो। स्टेक भी अगर बनाना है तो उसमें थोड़ी सी ऑयलिंग करके ले सकते हैं, 50 ग्राम 60 ग्राम नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल ले सकता है, उसमें मसला नहीं है, उसको यूरिक एसिड का मसला नहीं है। मगर एयर फ्राई का जो है ना वो बिल इतना आता है डॉक्टर साहब, इतना आता है, इतनी देर तक का लंबा टाइमर, उसमें गलता कोई चीज़ नहीं है। बॉयल कर लें, हाँ, आधा बॉईल करके कुक, फिर देन वी कैन हैव द एयर फ्रायर। बॉयल कर लें, ये बस फ्राई ना करें। गुड आइडिया, गुड आइडिया। फ्राई ना करें, 50 ग्राम का एक पीस ले लें, उससे मसला नहीं दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी तरीके से आपने हमारी रूटीन को सही करवाया है, और आई होप हम इसके ऊपर चलें, फॉलो करें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक, यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, मेरे पास एक और मेहमान है, उनसे अभी आपको मिलवाती हूँ। आज के दौर में नौजवान जो हैं, जो स्पेशली बहुत ही बेहरा रवि का शिकार हो चुके हैं, ठीक है, गलत कामों में पड़ जाना, यूनिवर्सिटी अगर आप देखें तो उनका ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे नशों में पड़ जाना। नशे भी डिफरेंट किस्म के स्टार्ट होते हैं, सिगरेट से, फिर सिगरेट से भी आगे, फिर वेप से भी आगे, फिर चर्च, फिर उससे भी आगे, फिर पाउडर, फिर उससे भी आगे, फिर इंजेक्शन, फिर उससे भी आगे, फिर आइस, और फिर उससे भी आगे। तो बेसिकली ये है क्या वो अपने हालात से फ़रार होने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी किसी मायूसी से शर्मिंदा होकर कहीं फ़रार हो रहे हैं, आइसोलेट हो रहे हैं, या फिर इसकी तरफ जाने की और से कौन से ऐसे रीज़न जो आपको समझ आ रहे हैं? या फिर सपोज़ अगर घर में किसी बच्चे को इस तरह की नशे की लत लग गई है, तो जो पेरेंट्स हैं उनको कैसे पता चलेगा, वो कैसे पहचाने कि हमारा बच्चा जो है किसी नशे की लत में मुब्तला हो गया और ये अब नशा ही हो गया, या बुरी सोबत से इसने कोई गलत चीज़ें शुरू कर दी हैं। इन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे आज, ठीक है। मलाइका तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और इनसे हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओवर टू यू, बताइएगा पेरेंट्स कैसे ये पहचाने, रीज़न क्या है? सबसे पहले तो हम इस पे बात करते हैं कि क्यों इन नशों में पढ़ना ही क्यों है, क्यों पढ़ते हैं बच्चे? आजकल का जो दौर है, आपको पता है इंटरनेट का दौर है, इजी अवेलेबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा होती है। आप एक ऑर्डर करेंगे, आपको डोर स्टेप पे नशा दे के जाते हैं,
ऐसे डीलर्स हैं, पता भी नहीं चलेगा और नशा आ जाता है। घर पे किसी को पता नहीं चलता, पेरेंट्स को किसी को अंदाज़ा भी नहीं होता और बच्चा नशा कर रहा होता है। दूसरी चीज़ जो रीज़न्स की अगर हम बात करें, आजकल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है, टेंशन हो गई है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आपको पता है बहुत बढ़ गए हैं, स्ट्रेस हमारी जनरेशन में बहुत बढ़ गया है। उससे बचने के लिए, उससे एस्केप के लिए, खुशी हासिल करने के लिए हमारी जनरेशन नशे की तरफ जा रही है, नशे का सहारा ले रही है। क्योंकि नशा आपको कुछ टाइम के लिए ऐसी खुशी देता है जो आप मतलब किसी और तरह से एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। आपके ब्रेन के केमिकल्स को वो चेंज कर देता है, जो आपको खुशी वाले हार्मोन्स है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। वो जो नॉर्मली आपको खुशी कभी भी किसी चीज़ से आप एक्सपीरियंस नहीं करते। आपने देखा है बच्चा नशा करता है, वो कहता है मुझे बड़ी खुशी फील हो रही है, एक्साइटमेंट हो रही है, मेरी बॉडी में बड़ी एनर्जी आ गई है। वो क्यों है? क्योंकि नशा आपके डोपामाइन और इस तरह के केमिकल्स को इतना ज़्यादा अफेक्ट कर देता है कि आप एक दफ़ा कर लें तो आपको बार बार तलब होती है। यही वजह है कि हम कहते हैं एक दफ़ा भी अगर किसी बच्चे ने नशा चख भी लिया है तो वो उस चीज़ का आदी होना शुरू हो जाता है। दूसरी अगर हम वजह की बात करें तो पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, दोस्तों का प्रेशर है। आपने देखा है एक दोस्त कर रहा है तो ग्रुप में जितने भी लोग हैं वो उसको देख देख के नशा करेंगे। अगर हम कहते हैं कि वो नशा नहीं कर रहा तो हम कहते हैं कि वो अच्छा बच्चा नहीं है या ये हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है, तो वो उस ग्रुप का पार्ट रहने के लिए भी ज़बरदस्ती नशा कर लेता है। मूवीज़ वगैरह आपने देखी है, नशे को बड़ा आजकल आइडियलाइज़ किया जाता है। जो हीरो है वो नशा कर रहा है, वो दिखा रहा है ड्रिंक कर रहा है, स्मोक कर रहा है। तो हमारे जो बच्चे अब क्या करते हैं, वो ड्रामास देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, तो वो उसको फैंटेसाइज़ करते हैं कि मैंने भी नशा करना है, उस हीरो जैसा मैंने बनना है, मैंने वो नशा करते मैंने वीडियो रिकॉर्ड करनी है। बड़ा ट्रेंड चल रहा है आजकल इंस्टाग्राम पे भी कि नशा करते वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वो स्मोक की और इन सारी चीज़ों की। तो ये वजह है कि हमारी जनरेशन ज़्यादा नशे की तरफ जाती जा रही है और बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ में डूब चुकी है। मतलब ख़ास तौर पे दिखाया जाता है कि कोई लड़का है ना, और अगर अमीर है, एस्टेब्लिश है और बहुत कूल दिखाना है, तो फिर उस कूल को ड्रामा इंडस्ट्री में भी पोर्ट्रे कराने के लिए उसके हाथ में कोई ना कोई चीज़ पकड़ा देंगे, सिगरेट पकड़ा देंगे, सिगार पकड़ा देंगे, उसको वेप पकड़ा देंगे, कोई ऐसी चीज़ जिससे उसको दिखाएंगे कि कूल है। अब क्या लड़कियां वाकई इस तरह के लड़कों को बहुत पसंद करती हैं? क्या लड़के वाकई कूल लग रहे होते हैं या फूल लग रहे होते हैं व्हेन दे डू दिस? देखिए एक चीज़ है ना, आप जो चीज़ दिखा रहे हैं मूवीज़ में, ड्रामाज में, वो बच्चों के जहनों पे असर कर रहा है। उनके ख्याल में ऐसा लग रहा है कि वो कूल लग रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो आहिस्ता आहिस्ता उनकी मेंटल हेल्थ तो डिस्ट्रॉय कर ही रहा है। नशा जो है उनकी फ़िज़िकल हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर रहा है। अब बच्चे ने देखा है कि मैंने ये चीज़ करनी है, ये नशा करना है, उसको नहीं पता कि मेरे ऊपर उसके क्या क्या अफेक्ट्स आ रहे हैं। साइकोलॉजिकल भी नशे के बड़े डेंजरस इफेक्ट्स होते हैं और फिज़िकल भी उनकी बॉडी पे भी। और ओवरऑल आहिस्ता आहिस्ता उनकी फैमिली डिस्टर्ब है, स्टडीज़ डिस्टर्ब है, बच्चे की हेल्थ डिस्टर्ब है और हर चीज़ उनकी डैमेज होना शुरू हो जाती है। ये जब पहली मर्तबा पिलाया जाता है, कोई दोस्त किसी दूसरे दोस्त को पिलाता है ना, कोई किसी बुरी लत में पड़ जाता है तो फिर दूसरा कहता है कि यार ये भी मेरा दोस्त है, जरा साथ मिल के करेगा तो मज़ा आएगा। बिल्कुल ऐसी इसी तरह से ऐसे ही लत है। पड़ती है। तो जब पहली मर्तबा कोई पिलाता है, चकाता है, तो क्या उसी वक्त आपको आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेती है और आपको नशे की आदत हो जाती है, या टाइम बाय टाइम आपको इस्तेमाल कर कर के आदत पड़ती है? अच्छा, जब आप पहली दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो वो जाके आपके ब्रेन को क्लिक करती है। आपका हार्मोन होता है, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामाइन, जो आप खुशी आपको देता है। पहली दफ़ा आप करते हैं, आपको खुशी महसूस हुई है। अब आपको क्या होगा, जब आप दूसरी दफ़ा नहीं में आपको मिलेगा, आप चाहते हैं वो खुशी मुझे दोबारा से एक दफ़ा फिर फील हो, वो एक्साइटमेंट मुझे एक दफ़ा फिर फील हो जो मैंने फ़र्स्ट टाइम पे फील की थी। अब उस चीज़ के चक्कर में आपका ब्रेन जो है नई चीज़ों को बड़ी जल्दी अडाप्ट करता है, बड़ी जल्दी चेक करता है। आप दोबारा उस चीज़ को करेंगे, अब दोबारा आपको वो खुशी उस डोज से नहीं मिलेगी। आपने 1 मिलीग्राम अगर कोई नशा किया है तो दोबारा उस खुशी को हासिल करने के लिए आपको 2 मिलीग्राम यूज़ करना पड़ेगा नशा। या अगर ड्रिंक आपने की है, अल्कोहल किया है, तो आपने अगर 1 बॉटल से आपको रिलैक्स फील हुआ है तो नेक्स्ट टाइम में 2 बॉटल्स आपको लेनी पड़ेंगी, क्योंकि ऑब्वियसली आपकी बॉडी उस चीज़ की आदी हो जाती है। आहिस्ता आहिस्ता अमाउंट जब बढ़ती है तब आपको हम कहते हैं कि क्रेविंग्स हो रही हैं या आपको एडिक्शन हो गई है, नशा हो गया इस चीज़ का। अच्छा, ये जो शराब वगैरह होती है और उसके अलावा ये जो बाकी चीज़ें, जैसे अगर मैं आपको अभी दूसरी नशे की चीज़ें पूछी थी, मगर सिर्फ शराब की अगर मैं बात करूँ, ये भी, इसकी भी एडिक्शन है, एडिक्ट करती है ये भी आपको कि इसके बगैर रह नहीं सकते। अब देखिए एडिक्शन क्या है। एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ का नशा, जिसके बगैर आपका दिन ना गुजरे, जिसके बगैर आपको अच्छा फील ना हो, वो हम किसी भी चीज़ के नशे की बात कर सकते हैं जो आपकी नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करे, उसको हम नशा कहेंगे। तो शराब का भी ऑब्वियसली नशा है। आप सिंपल सिगरेट्स लेते हैं, वो भी नशे में काउंट होती है, क्योंकि अगर आपका उसके बगैर गुजारा नहीं हो रहा। अच्छा, बिल्कुल।
अब इनके इलाज की तरफ हम बात करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल डिफरेंट लोग हैं जो सिगरेट्स हैं, वो उन लोग छोड़ना चाहते हैं या छुड़वाना चाहते हैं, लोग उनको किस तरह से छोड़ेंगे? अच्छा, वैसे नॉर्मली माना जाता है इसका इलाज नहीं है। हम कहते हैं जिसने एक दफ़ा नशा शुरू कर लिया वो तो दोबारा ज़िंदगी में वापस नहीं आ जाता, घर वाले भी उनका साथ छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इसका ट्रीटमेंट मुकम्मल तौर पे अगर हो तो बच्चा आपका वापस आ सकता है, बेहतर हो सकता है। उसको प्रॉपर इलाज की, फैमिली सपोर्ट की, उसके अलावा उनके इन्वायरमेंट चेंज करने की बहुत ज़रूरत होती है। अब नशा घर बैठे कभी भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। बच्चा है या कोई भी नशा कर रहा है तो वो कभी भी घर बैठ के नहीं छोड़ सकता, क्योंकि नशे की वजह से ना कुछ आपको विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं, कुछ ऐसी अलामात आती हैं। आपने देखा है कि जब कोई इंसान नशा कर रहा है वो बड़ी बेचैनी में होता है अगर उसको नशा नहीं मिल रहा। जिस्म काँप रहा होता है, तो दिल की धड़कन में फ़र्क आ रहा होता है, तो तबीयत में बेचैनी हो रही होती है, बुखार वगैरह, गला ख़राब, इस तरह के मुख्तलिफ उसको सिम्टम आते हैं जब उसको नशा नहीं मिल रहा। जब हम उसको एडमिट किया जाता है, ऐसे पेशेंट्स को एडमिट करने से क्या होगा कि उसको हम प्रॉपरली कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखेंगे, उसको नशा नहीं मिल रहा है वहाँ पे। दूसरी चीज़ ये कि उसको जो अलामात आ रही हैं, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, वो हम कंट्रोल करेंगे। जैसे बेचैनी है, गुस्सा आता है जब नशा नहीं मिल रहा, नींद में कमी या ज़्यादती होती है, भूख नहीं लग रही होती जब नशा नहीं मिल रहा, जब नशा कर रहे हैं। ये सारे सिम्टम्स को हम कंट्रोल करते हैं, फिर ट्रीटमेंट उनका पॉसिबल होता है। दूसरी चीज़ होती है कि उनका एनवायरनमेंट बिल्कुल चेंज किया जाता है, ऐसे लोगों से उनको दूर रखा जाता है जहाँ पे नशा हो रहा है, एडिक्शन के लोग हैं। क्योंकि ऑब्वियसली ये जो नशा कर रहे होते हैं वो एक आधा पर्सन नहीं होता, पूरे पूरे ग्रुप्स होते हैं, ऐसे जो डीलर्स होते हैं जहाँ से उनको एडिक्शन मिल रही होती है, नशा मिल रहा होता है, तो उनको उस इन्वायरमेंट से कुछ देर के लिए दूर किया जाता है। थर्ड थिंग, उनकी फैमिली को बताया जाता है कि आपका बच्चे में नशे के ये सिम्टम्स आ रहे थे, और उस पर्सन को भी गाइड किया जाता है कि आपको ये मसाइल आ सकते हैं नशे से। ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपको नशे के ट्रीटमेंट में हेल्प आउट करते हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ओके, वेलकम बैक। अच्छा, अब आइस के नशे की तरफ जो लोग चले जाते हैं उसके ऊपर भी ज़रा बात कीजिएगा। आइस का नशा तो लोग कहते हैं छुड़वाना ही मुश्किल है। फिर ये वो नशा है जिसमें नींद भी कम आती है, क्योंकि शराब वगैरह पी के अगर कोई सो जाता है तो भले एक दिन या 2 दिन बाद उठता है, सुनने में आता है कि भाई नींद बहुत आती है, मगर जो लोग आइस का नशा कर रहे हैं उसमें तो लोग कहते हैं नींद ही नहीं आती। नींद नहीं आती, फिर क्या होगा? फिर इसको छुड़वाना और वो कहना कि नामुमकिन है। इज़ दैट रियली डेंजरस? अच्छा, नामुमकिन नहीं है नशा छुड़वाना, इसमें ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, नींद नहीं आती। इवन मेरे पास एक पेशेंट आया था, वो कह रहा था मैं 6 दिन से कुछ नहीं सोया, क्योंकि स्मेल भी नहीं आती मुंह से, कुछ नहीं, तो पकड़ना भी मुश्किल है बच्चे को, कि अगर घर में बच्चे को लत लग गई है और आइस के चक्कर में पड़ गया तो पकड़े कैसे? अब देखिए, आपके घर में बच्चा रहता है, आपको पता है कि बच्चे की रूटीन क्या है। बच्चा अगर टाइम से घर नहीं आ रहा, सो नहीं रहा, खाना नहीं खा रहा, क्योंकि आइस में आपको भूख भी नहीं लगती। दूसरा है कि बच्चे में अगर चेंजेस आ रही हैं, गुस्सा कर रहा है आपका बच्चा, मूड में चेंजेस आ रही है, एग्रेशन शो कर रहा है, बेचैन रहता है, ठीक है, छोटी छोटी बातों पे आपसे लड़ रहा है, तो आप ये देखें बच्चे में चेंजेस आना शुरू हुई हैं, तो आप वहीं से नोटिस करें कि बच्चे में चेंजेस आ क्यों रही हैं। नॉर्मली पेरेंट्स बिजी होते, नोटिस नहीं करते बच्चे की चेंजेस को, लेकिन छोटे छोटे चेंजेस को अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे, उनको देखेंगे, तो आप बहुत बड़े मसले से बच सकते हैं। रूटीन चेंजेस देखें बच्चे की, उसके मूड को देखें, मूड उसका कैसा है, वो कितना टाइम बाहर गुजार रहा है दोस्तों के साथ, थोड़ा बहुत दोस्तों पे भी चेक एंड बैलेंस रखें। मोबाइल फ़ोन कितना यूज़ कर रहा है बच्चा, क्योंकि सोशल मीडिया से ड्रग्स का बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है आजकल। मोबाइल फ़ोन देखें बच्चा यूज़ कितनी देर कर रहा है, क्या यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपने नोटिस करनी है वालिदैन ने अपने बच्चों में, तो बहुत जल्दी नशे का पकड़ा जाता है कि नशा कर रहा है या नहीं कर रहा। अच्छा, और फिर अब जैसे ये जो सेंटर्स नहीं होते, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स, वहाँ पर बच्चे जाते हैं बिल्कुल सही होकर, ठीक होकर वापस आ जाते हैं, मगर उसके बाद दोबारा उन्हीं कामों में पड़ जाते हैं। तो फिर क्या यारों दोस्तों की वजह से पड़ जाते हैं, क्या होता है ऐसा सिस्टम? अब देखिए, वहाँ पे तो वो रहे हैं, 2 माह रही हैं, 3 मंथ रहे हैं, वो बिल्कुल स्टेबल हो गए हैं, ठीक हो गए हैं, समझ भी आ गई अब मैंने नशा नहीं करना। घर आए हैं, वही इन्वायरमेंट है, फ़र्ज़ करें कुछ स्ट्रेस की वजह से उन्होंने नशा शुरू किया था, घर में वही स्ट्रेस है, लड़ाई झगड़े हैं, इन्वायरमेंट वालिदैन ने बिल्कुल चेंज नहीं किया, तो फिर बच्चा स्ट्रेस की वजह से बचने के लिए नशे की तरफ चला जाएगा। दूसरी चीज़, वही दोस्त हैं, उनसे ही कांटेक्ट में है, तो उनसे जब कांटेक्ट दोबारा होगा, कहीं ना कहीं हो जाता है, इंसान है वो, दोबारा नशे की तरफ चले जाएंगे। थर्ड थिंग ये है कि जब वो नशा कर रहे तो छोड़ते हैं नशा,
वापस आते हैं घर पे, तो दोबारा जब उन दोस्तों में उठते बैठते हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मैं वो मेमोरीज़ आती है पुरानी, मैंने ऐसे किया था, इस जगह पे मैंने नशा किया था। तो हम नॉर्मली रिकमेंड यही करते हैं कि जब आपने नशा छोड़ा है, आप सेंटर से वापस आए हैं, तो आप नशा ना करें। थर्ड थिंग, अपने उन दोस्तों में ना जाएं, ऐसी जगहों पे ना जाएं जहां आप नशा करते रहे हैं। ऐसे डीलर से, ऐसे लोगों के कांटेक्ट आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें। दूसरा, फैमिली काउंसलिंग जो होती है उसका मकसद यही होता है कि थोड़ा सा घर के एनवायरनमेंट को बदला जाए, बच्चे पे थोड़े से ज़्यादा फोकस किया जाए। क्योंकि कभी कभार बच्चे ये होता है टेंशन नहीं मिल रही उनको घर से, बाहर जाते हैं तो गलत लोगों में पड़ जाते हैं। तो फैमिली को कहा जाता है, पेरेंट्स को कहा जाता है कि थोड़ा सा उनका चेक इन बैलेंस ज़्यादा रखें, अपने बच्चों से डिस्कस करें कि उनके साथ कोई मसला तो नहीं चल रहा जो उनको किसी बुरे काम की तरफ लेके जा सकता है। और अगर फ़र्ज़ करें बच्चा नशे में पड़ गया तो वालिदैन को चाहिए कि उनको उस टाइम पे सपोर्ट करें, बजाय इसके कि छोड़ दें कि ये तो नशे ही है, इसका अब कुछ नहीं हो सकता, और बाकी बच्चों से उसको कंपेयर करें। उसको उस टाइम पे सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तन्हाई की वजह से भी क्या इंसान जो है वो नशे की तरफ चला जाता है, उसमें पड़ जाता है, लत में लग जाता है? बिल्कुल। आप देखें, अकेला है, तन्हाई में तो वैसे भी हम कहते हैं कि शैतान आपके साथ होता है। तो अब देखें, जब आप अकेले बैठे, कोई काम नहीं है करने को, तो ठीक है, आप नशे की तरफ बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, आप अकेले बैठे, कहीं आपने कोई रील स्क्रॉल किया, देखा है ड्रग है, तो आप नशे की तरफ चले जाएंगे। दूसरी चीज़, तन्हाई में आपको बड़े नेगेटिव ख्यालात आते हैं, उदासी सी होती है तन्हाई में, बेचैनी होती है, तो उससे निकलने के लिए कुछ लोग नशे की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग बिल्कुल फ्री बैठे हैं, कोई काम नहीं है करने को, रूम में बैठे हैं, कहीं ना कहीं से कोई ख्याल आया कि थोड़ा सा नशा करके देखते हैं, कोई इन्होंने चीज़ ऐसी देखी है, कहीं मूवी में देख लिया अकेले बैठे बैठे। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि तन्हाई में आपको लेके जाती हैं ड्रग्स की तरफ। और प्यार मोहब्बत का क्या कितना हिस्सा होता है? सबसे ज़्यादा तो यही सुनने में आता है। अच्छा, आप कितना हंस रही हैं, आपके पास ऐसे केसेस आते होंगे? ऐसे केसेस आते हैं, ब्रेकअप हो गया, तुम मुझे छोड़ के चली गई तो मैं नशे में पड़ जाऊंगा, तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं शराब पीना शुरू कर दूंगा, तुमने मुझे छोड़ा ना तो मैं कोकेन के नशे में चला जाऊंगा। पड़ जाते हैं। लड़के नहीं, लड़कियां भी नशे की तरफ चले जाती हैं। और सिर्फ जो हम रिलेशनशिप, ब्रेकअप की शादी के बाद भी ऐसा होता है कि मियाँ बीवी दोनों नशा कर रहे हैं, दोनों नशा कर रहे हैं। ऐसे भी केसेस आए हैं कि दोनों साथ में बैठ के नशा करते रहे हैं। अब डिवोर्स हुई है, ये तो कैसा घर होगा जहाँ पे मियाँ बीवी खुद नशे कर रहे हैं? तो बच्चे फिर क्या कर रहे होंगे? बच्चे भी करते हैं? ऐसे पूरी फैमिलीज नशा कर रही है, कजन्स हैं, ओवरऑल उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है। और इवन मेरे पास एक केस है, वो कहते हैं कि अच्छा हमारे घर में चर्च तो अलाउ होती है, वो तो हम अपने पेरेंट्स के साथ यूज़ करते हैं। बेसिकली एडमिट वो आइस के रिलेटेड हुई थी, लेकिन वो कहते हैं चर्च तो नॉर्मल चीज़ है, वो तो हम सारे बैठ के करते हैं। हाय हाय, देखिए मगर सुने एडिक्शन तो चर्च की भी है ना एडिक्शन। एग्जैक्टली, चर्च की भी एडिक्शन। और चर्च आपको साइकोसिस की तरफ ले जाता है, वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की तरफ, जिसमें आपको कानों में आवाज़ें वगैरह आना, गैबी आवाज़ें, शक शुबात करना। ड्रग के ऐसे भी केसेस आए कि शक में आके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मार दिया। अब आजकल आप केसेस ऐसे देखती होंगी कि शक में आके बाप ने बेटे को मार दिया या बेटे ने किसी को मार दिया। इवन तो ये मंशियात शक पैदा करती हैं। एग्जैक्टली, मंशियात आपके ब्रेन केमिकल्स को डिस्टर्ब करती हैं, तो वो केमिकल्स अप एंड डाउन होने की वजह से आपके जहन में शक पैदा होता है और आप बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की तरफ चले जाते हैं, जिसमें तेज़ी आना, जिसमें शक आना, कानों में आवाज़ें आना, ऐसी ऐसी डेंजरस आवाज़ें आती हैं कि उसको मार दो या आपको कोई नुकसान पहुँचाना चाह रहा है तो आप सेफ़ नहीं हो, सुसाइड कर दो। ये सिजोफ्रेनिया तो नहीं है? एग्जैक्टली, ये जो होता है ड्रग आपको स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर जैसे इश्यूज़ की तरफ लेके जाता है, ट्रिगर करता है आपको। अब छोड़ना चाहें तो कैसे छोड़ें फिर ये? अब कितना टाइम लगेगा उसको? टाइम लगेगा बिल्कुल। इसमें जो मोस्टली रिकमेंड किया जाता है कि पेशेंट को जो ड्रग एडिक्ट है उसको फ़ौरन एडमिट किया जाए, क्योंकि घर में रहेगा, वो एनवायरनमेंट उसका सेम है। कितना टाइम लगेगा अंदाज़ा? अराउंड जो हम रिकमेंड करते हैं वो उसका 3 to 4 वीक्स का होता है। बॉडी डिटॉक्स होती है, उसकी बॉडी से जो नशे के सिम्टम्स है वो ख़त्म होते हैं। और साइकोलॉजिकली छोड़ने में कितना टाइम लगेगा? साइकोलॉजिकली पर्सन की अपनी विल पे डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ लोग तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो खुद अपनी विलिंगली जो आते हैं कि मैंने नशा अब छोड़ना है। बहुत सारे ड्रग एडिक्ट तो आपने देखा है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि नशा कोई बुरी चीज़ है या इससे मुझे कोई नुकसान हो रहा है। वो कहते हैं हमें बड़ी खुशी मिलती है, बड़ा सुकून आता है, तो छोड़ के क्या करना है, लाइफ बोरिंग लगती है इसको छोड़ के। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी तरीके से गाइड किया है, समझाया है। आई होप हम पूरे पाकिस्तान में जितने लोग हैं, ये जो लोग नशे में पड़ गए,
वो अपना बहुत ख्याल रखें, छोड़ दें, अपने बच्चों पे बड़ी नज़र रखें और अपने मियाँ का भी ख्याल रखें। कोई भी इस बुरी लत में ना पड़े, हमारी तो दुआ है और कोशिश आपने करनी है। ब्रेक के बाद मिलते हैं। मॉर्निंग विद फ़िज़ा में खुशामदीद नाज़रीन। एक मेहमान है मेरे पास, उनसे मैं मिलवाना चाहूँगी। मोहम्मद एहतिशाम आए हैं, अब सिंगर हैं और मिमिक्री भी करते हैं, गाना बजाना, पोइट्री सब कुछ करते हैं। काफ़ी टैलेंट इनके पास है। एक और ये कहते हैं कि ये मोहम्मद रफ़ी साहब जो सिंगर हैं, लेजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी, कौन नहीं जानता उनको, उनके नवासे भी हैं। आज इनसे गाना तो सुनेंगे, मगर हम साथ साथ इनसे ये भी पूछेंगे कि किस तरीके से, कैसे ये उनके नवासे भी हैं, और हम थोड़ा सबूत भी मांगेंगे इनसे, क्योंकि वो तो इंडिया में थे, पाकिस्तान में उनके नवासे कैसे आ गए। इंटरेस्टिंग ना। मोहम्मद एहतिशाम मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। मोहम्मद एहतिशाम कब से गा रहे हैं आप? मैं वैसे तो व्हेन आई एम 4 years old आई वांट टू सिंग सॉन्ग लाइव स्टेज विद लाइव बैंड इन स्कूल लाइफ। तो लेकिन प्रोफेशनली सीखा नहीं था तब। एक इंडिपेंडेंट टैलेंट था, गॉड गिफ्टेड टैलेंट था स्कूल लाइफ में, और उसकी मदद से अवार्ड्स भी मिलते थे स्कूल में, फ़न फेयर्स, फंक्शंस। उसके बाद मेरे अंदर ये टैलेंट, मेरी स्कूल की जो प्रिंसिपल थी उन्होंने ये देखा और मेरी मदर को बुला के उन्होंने कहा कि जब ये एक एज के अंदर जाएगा तो मतलब बड़ा होगा, बालिग हो, तो इसको इस फील्ड में मेरे ख्याल में परस्यू करना चाहिए, बिकॉज़ इसकी आवाज़ अच्छी है। तो उन्हें लगता था, और फिर वालिदैन की सपोर्ट थी, पेरेंट्स की, और जब 18 साल का ऑलमोस्ट हुआ तो मैंने सीखना शुरू किया। स्टिल अभी तक सीख भी रहे हैं, और फिर मैंने तकरीबन 10-12 साल एज अ प्रोफेशनली हो गए हैं एज अ करियर को लेके। किसके साथ ज़्यादा काम कर रहे होते हैं? कोई है ऐसा सिंगर जिनको एज उस्ताद भी मानते हो, सीखते हो किसी से बिल्कुल? जी। आप कुछ क्लासेस लेते हैं कुछ? वैसे तो हर एक को मैं अपना टीचर मानता हूँ, जो मेरे सीनियर्स हैं, पाकिस्तान हो या हमसाय मुल्क भारत में। इंडिया में मैं सबसे ज़्यादा जिनको फॉलो करता हूँ वो अरिजीत सिंह है, और सबसे ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो करता हूँ बाय पर्सनैलिटी, बाय नेचर एंड बाय एज अ सिंगर। उसके बाद पाकिस्तान में शफ़क़त अमानत अली सर हैं, सजाद अली सर हैं, और बहुत सारे नबील शौकत अली, और जितने भी हमारे पाकिस्तान के न्यू सिंगर्स भी हैं, पुराने भी हैं, बड़े सिंगर, सबको सुनता हूँ, सबसे सीखता हूँ, कोई नई सीख लेता हूँ और उनको कोशिश करता हूँ कि उनकी तरह कुछ थोड़ा बहुत कर सकूँ। चलें फिर सुनाएं मुझे कोई पाकिस्तानी तड़कते भड़कते, इतने इतने लेजेंड स्टार्स हैं हमारे, किसी का कोई जो आपको अच्छा लगता है आप सुनाएं हमें। चलें, श्योर। ये माइक है आपके पास। ये एक गाना है बेसिकली, और ये गाने का नाम है आंखों के सागर, जो कि शफ़क़त अमानत अली सर ने परफॉर्म किया। आँखों के सागर, होठों के सागर, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, आँखों के सागर, होठों के सागर, ले डूबे हमें, ले डूबे हमें, तुम भी ना भूलो, हम भी ना भूले, कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, पलकों को ऐसे पलकों से छू ले, कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, आँखों के सागर,
तड़पना मेरा हंसना तेरा, तड़पना मेरा हंसना तेरा, नींदे मेरी सपना तेरा, तुम भी ना भूलो हम भी ना भूले, कि जब दिल मिले तो मंजिल मिले, आँखों के सागर होठों के सागर। सागर, ये क्या था? ब्रेक अच्छी है। सागर सागर जोर का आया हुआ था उसको। सागर ब्रेक। भाई इम्तहान में तो पास हो गया, बच्चा है तो होनहार, अच्छा भी है, आवाज़ भी मीठी है, सुरीली लय के साथ गाता है, पक्का है, थोड़ा अच्छा है, सही कॉम्पिटिशन्स के लिए तैयार है। मगर कहना मैं ये चाहती हूँ कि आपने ये कहा कि आप मोहम्मद रफ़ी जो हैं, द लेजेंड सिंगर, आइकॉनिक सिंगर, आप उनके नवासे हैं, हाउ कम? बिल्कुल ऐसे ही है। जब मेरा एक इंडिपेंडेंट टैलेंट था और ना मुझे पता था ना किसी को, तो तब मैं गा रहा था, परफॉर्मेंसेस दे रहा था, तो एकदम से ख़ानदान में एक भीड़ उठी कि मैंने 4-5 परफॉर्मेंसेस के बाद लोगों ने देखा, सुना, तो उन्होंने कहा कि हमारे घर में, मेरी नानी को, खाला जी के नाम से, कि हमारे घर में ख़ानदान में दूसरे मोहम्मद रफ़ी साहब पैदा हो गए। दूसरे? हाँ जी। तो पहले ना, क्योंकि उनके बाद कोई गाने वाला ना इंडिया से है ना पाकिस्तान से। तो मतलब वो कैसे पैदा, आपके घर के कैसे हो गए? मतलब मोहम्मद रफ़ी आपके घर में पैदा हुए थे? नहीं, बेसिकली मेरी नानी और वो सारे जो हैं वो पंजाब अमृतसर से हैं। अमृतसर से, ठीक है, ठीक है। बैकवर्ड, जब 1947 से पहले का ये टाइम था। अच्छा। और जब उन्होंने हिजरत की थी, तो हिजरत के बाद वो लाहौर में 8 साल रहे थे, अंदरून वाली साइड पे, बाटी गेट वाली साइड पे वो रहे थे। 8 साल उन्होंने वहाँ पे मेहनत की, रफ़ी साहब ने। अच्छा, और जी भाटी बिल्कुल, गेट के साइड पे? जी, वो अंदरून वाली साइड पे रहने वाले थे और आज भी उनका घर वहाँ पे है और वो कटिंग का काम करते थे, हेयर सैलून का। हाँ। और हमारा ख़ानदानी काम वही है। आप हेयर कटिंग का काम करते हैं? मेरे फादर भी करते हैं और जो दादा थे और सारे जो ननियाल वाले साइड पे हैं वो भी सारे। तो खैर मैं तो तब भी, मुझे यकीन फुज़ैल रफ़ी को आप जानते हैं? मे भी एक बार मुलाकात हुई हो, क्योंकि मैंने उनके कौन थे वो आपके? मैं उनके ख़ानदान के किसी बंदे से नहीं मिला। उसकी वजह ये है आप कि उनके ख़ानदान के, आप उनके ख़ानदान के बंदे से नहीं उसकी मिले? वजह ये है कि उनका जो एक पोता बताया जाता है ना कि वो फुज़ैल रफ़ी है, ठीक है? जी जी, अगर इंडियन, आप फिर कैसे नवाज से, कैसे मतलब अपने आप को दावा करते हैं? क्योंकि अगर आप फुज़ैल से नहीं मिले और उनके वो पोते, तो वो फिर आप नवासे हैं, तो फिर आपको तो पता होना चाहिए कि फुज़ैल, हुज़ फुज़ैल इज़। उसकी वजह ये कि मैंने ज़्यादातर जो लोग पाकिस्तान से उनके थे वो यहाँ पे कुछ तो दुनिया में ही नहीं रहे, कुछ लोगों ने यहाँ से मूव ऑन कर लिया। और मुझे बाद में पता चला जब मैं काम कर रहा था स्टार्ट, और मैंने अभी तक स्टिल पता लगाने की कोशिश की है कि मेरे उनमें से किसी से मुलाकात हो सके। मुझे अभी तक नहीं पता लग सका, क्योंकि उनके घर के तो पास आप मोहम्मद रफ़ी साहब की बेटी के? नहीं, मैं उनकी कज़न सिस्टर का, बेटी का बेटा हूँ। क्योंकि उनकी बेटी पाकिस्तान में नहीं थी, पाकिस्तान में उनकी अच्छा, बेटी नहीं थी। हाँ जी, दूर के नवासे, नवासे हुए, मगर दूर के नवासे। अच्छा, ये बात सगा होता है वो नहीं। अच्छा, सगा वो नहीं। अच्छा 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 अच्छा, अब मुझे समझ आई स्टोरी कि आप कज़न नवासा हुए। जी जी। तो उनकी कौन सी कज़न थी वो जिनके आप बेटे हैं? मैं उनकी मुख्तारा नाम की कज़न थी। मुख्तारा जी, उनकी बेटी शाहिदा। वो उनकी क्या लगती थी? वो उनकी चचाजाद थी या फिर पुप्पो की? पुप्पो की जी, बेटी जी, थी? जी। अच्छा, मुख्तारा जो कि उनकी पुप्पो की बेटी थी रफ़ी साहब की, आप मुख्तारा जी के बेटे? सबसे पहले मुझे लेकिन बताया गया कि ताया की बेटी है। अभी लेटेस्ट जब मैंने पूछा तो वो कहते कि नहीं, पुप्पो की बेटी थी। ताया तो घर वालों को खुद ही कंफर्म नहीं है, तो फिर आप मीडिया में आके नहीं, इतनी बड़ी बात का दावा कर रहे हैं। ये देख लीजिए, वो एक
बात यहाँ से निकली अभी मेरे प्रोग्राम से, मगर दूर तक जाएगी, पता है, इंडिया तक जाएगी, I know और ये पहुँच गई है बात। हाँ अब जी। ये ऑन ईयर होते ही तो ये अब आपके सामने अब देखिएगा कहाँ तक जाएगी। Obviously। अब इस पे इंडिया वाले कमेंट भी करेंगे कि हमारे मुल्क का जो है ना सिंगर इतना बड़ा आइकॉनिक रफ़ी जो है, वहाँ पाकिस्तान से कोई भी उठ के उसका दावा कर देगा कि मैं उसका नवासा हूँ, तो क्या हम उसको मान लेंगे? फिर वहाँ पे इंटरव्यू शुरू हो जाएंगे। अब आप तो एक लाइमलाइट के धूम में तो आ जाएंगे, मगर ये कि अगर हकीकत है तो आप लाइमलाइट में आएँ, आपका बनता है। मगर अगर इसमें कोई हकीकत नहीं, क्योंकि जिसमें अभी तक आप बता रहे कि आपके घर वाले भी अभी तक कंफर्म नहीं थे कभी हैं वो लोग। पहले वो कह रहे थे फूफो की, फिर ताया की, फिर ताया का बेटी बताया गया मुझे, और मेरे जितने इंटरव्यूज़ हैं पिछले भी बैकवर्ड अगर आप देख लें तो उसमें मैंने ताया की बेटी ही बताया है, और वो उन्हीं की बेटी है, क्योंकि जब वो अपनी हयाती में थी, अभी रिसेंट उनकी डेथ हुई है। आपकी वालदा भी नहीं है? वालदा है, नानी की की डेथ हुई। मुख्तारा जो थी वो नानी का नाम था? जी जी। अच्छा जी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि वो ताया के मेरे बेटे थे, और उन्होंने रफ़ी साहब को लाइव सुना हुआ है जब रफ़ी साहब। तो फिर आप पुप्पो कैसे कन्वर्ट हो गए? पुप्पो का अभी रेसन बताया, लेकिन वो पुप्पो के नहीं थे। मेरी नानी ने खुद बताया था कि वो ताया के बेटे थे, बेसिकली ताया के बेटे थे। तो फिर आप फुजैल साहब से क्यों नहीं मिले? फुजैल रफ़ी से मैं अभी तक कोशिश उनका तो कंफर्म है ना? हाँ, मैं अभी तक कोशिश कर रहा हूँ कि वो कहाँ पे हैं, मैं उनसे मिलूं। तो फिर खानदान के आपस में आप लोगों के कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई खराब है, झगड़े हैं, क्या है? उसकी वजह ये है कि जब रफ़ी साहब पाकिस्तान से इंडिया चले गए थे तो हमारे ख़ानदान के जितने लोग थे उन्होंने कतई ताल्लुकी कर ली थी, सिर्फ इस वजह से कि क्यों कतई ताल्लुक हो गए थे? वजह क्या थी? सिर्फ इसी वजह से कि हमें इतनी मुश्किल से आज़ाद मुल्क मिला। उस वक्त पे जो उनका एक माइंडसेट था, एक थॉट प्रोसेस था कि हमें इतनी मुश्किल से एक पाकिस्तान एक अलग मुल्क मिला, तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, और लिहाजा आप भी ना जाएं, अगर आपने जाना तो हम लोग आपसे नहीं मिलेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं था कि इसलिए कतई ताल्लुक कर लिया कि आप हमें लेके नहीं गए साथ? नहीं, ये तो अब उनके माइंड आप उन्हीं की वजह से आप यहाँ बैठे हुए। मे भी एक इंडिपेंडेंट टैलेंट भी होता है, और मेरी कोशिश ये थी हमेशा कि एक इंडिपेंडेंट टैलेंट रहे। मगर मुझे भी सबूत कोई नहीं मिला पुप्पो के या ताया के। नहीं, ताया के, मैंने आपको जो फाइनल बताया वो ताया के ही बेटे थे। तो आपने फिर बोला ताया के बेटे थे या बेटी थी? जो रफ़ी साहब थे ना, वो ताया के बेटे थे उनकी, जो मेरी नानी के मुख्तारा जी, जो आपकी नानी थी मुख्तारा जी, उनके ताया के बेटे थे। जी जी। रफ़ी साहब? जी जी। अच्छा, मुख्तारा जी वाज फर्स्ट। मैं ऐसे आती हूँ, उनसे जो ये लड़ी है उसमें ताया के बेटे थे रफ़ी साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब, मुख्तारा जी के, और फिर कज़न हुए। ठीक है, फिर आप क्या हुए? मैं उनका नवासा हुआ। कज़न नवासा? जी जी, कज़न नवासा। ओके, और आपकी वालदा का क्या नाम है? शाहिदा। शाहिदा जी। शाहिदा जी उनकी क्या लगती थी? उनकी रफ़ी जी की। और मुख्तारा जी की? मुख्तारा जी तो उनकी सगी वालदा है ना, मेरी नानी है। और जी, और उनकी वो मामू लगते थे, रफ़ी साहब मामू लगते थे। ओके, दूर का एक रिलेशन था ना, ब्लड रिलेशन, एक ब्लड रिलेशन होता है। बहनों की तरह मैं आपको एक छोटा सा मशवरा दूंगी, बाकी आपकी मर्जी है। मैंने आपको सुना अभी, अगरचे तो आपके अंदर टैलेंट नहीं होता ना, तो आपको शायद इन नामों का भी सहारा दरकार था। जिस टैलेंट से आप मेरे सामने अभी बैठे हुए ना, तो मैं तो आपको कहूँगी कि आपका टैलेंट जो है ना वो काफ़ी है। अपने टैलेंट को निखारें, आप बहुत आगे जाएंगे। इस चीज़ को छोड़ दें कि आप रफ़ी साहब के नवासे हैं या नहीं हैं, तायाज़ादे हैं, पुप्पोज़ा, ये मैं आपको बहनों वाला मशवरा दे रही हूँ कि आपने किसी को बताना भी नहीं आज के बाद, छोड़ दें। मैं बताना चाहता ना प्रूफ, क्योंकि प्रूफ मांगेंगे, बार बार आपसे मांगेंगे, आपको फिर गुस्सा आएगा, आप इंसल्ट भी फील करेंगे। जाहिर सी बात है, इंसान का इनर सोल सेटिस्फाइड नहीं होता, और वो इंसान लाइक बोतल खाली है तो ठीक है, उसके अंदर अगर कुछ नहीं है तो फिर तो वो मार मार के शोर मचाएगी। मगर अगर ये बोतल भरी हुई है टैलेंट से, पानी से, फिर उसको बस तैयार है, रेडी टू ड्रिंक, तो आप तैयार हैं। ठीक है, आखिर में कुछ सुनाना चाहेंगे? एक लाइन का कुछ ज़बरदस्त और सुना दे, फिर मैं आपको शुक्रिया भी कहूँगी। कोई पाकिस्तानी अपना फेवरेट एक लाइन अंतराज सुना दीजिए। श्योर। माइक पे। जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, ओ
प्यार की राहों में मुझको यूं छोड़ने वाले, प्यार की राहों में मुझको यूं छोड़ने वाले। जा तुझे माफ किया, जा तुझे माफ किया, दिल को तोड़ने वाले। सितम है खुदाया, क्यों प्यार बनाया, जो टूटे दिल का धुआं। दिल इतना रुलाया कि गम मुस्कुराया, कि अपने हैं अनजान। वेरी नाइस, शाबाश। पॉलिश रखो अपने काम को। आई जो चंपी करते हो ना तुम, ये जो चंपी करते हो, हेयर कटिंग करते हो, ये सब कुछ भी करते रहो, ठीक है। मैं दोनों वैसे टैलेंट अभी को right now लेके teacher चलाओ। हूँ। दो हैं अब मैं टीचर हूँ। भाई, टीचर कुछ भी हो, बाल काटने वाला चाहे मेकअप करने वाला, वो उस्ताद हो या करने वाला हो, भाई काम आना चाहिए, हाथ में हुनर होना चाहिए। तुम्हारे पास दो हुनर है, छापो अपने काम को, बन जाओ आगे। बेस्ट ऑफ लक, आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।